बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, जो कि बीएस नर्सिंग सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। ह्यूमन बॉडी के टोटल 11 सिस्टम्स हैं। उन 11 सिस्टम में से वन ऑफ द सिस्टम हमारे पास जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारे यूरिन जो है उसको जो है एक्सक्रीट करते हैं, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है और वो किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम दो हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हम जो है अपने आधे ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे और पार्ट टू में जो है वो फिर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हम अपने क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से, जो कि है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। ये एक वाइटल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। वाइटल का मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि अगर हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम नहीं रहेगा तो उसकी वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ये बेसिकली करता क्या है कि ये जितने भी हमारे पास बॉडी के वेस्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट करता है। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा को फिल्ट्रेट करता है, हमारे जो ब्लड है उससे एक्सेस फ्लूइड को जो है वो लेता है और उसको यूरिन की शक्ल देता है और यूरिनरी ट्रैक के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक भी कहते हैं। रीनल सिस्टम इसलिए इसको कहते हैं ना कि जब इस सिस्टम में हमारे पास मेन रोल जो है वो किडनीज का है, इस वजह से फिर इसको हम रीनल सिस्टम कहते हैं। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो इसकी हेल्प करेंगे, लेकिन मेन काम जो होगा वो किडनी का होगा। इस सिस्टम में हमारे पास टोटल 6 ऑर्गन्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। जिनमें से किडनीज जो है उनका मेन काम है, और इसके अलावा जो है जो यूरेटर्स है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा, ये हमारे पास जो है सपोर्टिंग काम करेंगे। यानी कि ये उस बने हुए यूरिन को जो है वो बॉडी से बाहर निकालने में जो है वो मदद करेंगे। यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये सबसे पहले तो जो है जो यूरिन को ये बाहर निकालता है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारे पास आयंस हैं, यानी कि जो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो बेसिकली वाटर को जब एक्सक्रीट आउट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो बैलेंस रखता है। इसके अलावा ये एसिड बेस बैलेंस को ब्लड में जो है वो रेगुलेट रखता है। एसिड बेस बैलेंस क्या है? हमारी बॉडी का पीएच। पीएच क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी है और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन भी है। तो जब ये सब एक मेंटेन लेवल पर रहते हैं, इसलिए हमारे बॉडी का पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान में रहता है। तो जब इस 7.35 से जो है जब पीएच हमारा लो हो जाए, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो बॉडी जो है वो एसिडिटी की तरफ चली जाती है। जब 7.45 से पीएच एक्सीड करता है, इट मीन्स के हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से जो बॉडी होती है वो बेसिसिटी की तरफ जाती है। तो ये जो है एसिड बेस बैलेंस को जो यूरिनरी सिस्टम है ये रेगुलेट रखता है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट रखता है, शॉर्ट टर्म में भी रेगुलेट करता है और लॉन्ग टर्म में भी। जो लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन है वो है रास सिस्टम के थ्रू। वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो हम इस लेक्चर में फिर कवर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन इसका है कि ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये विटामिन डी की एक्टिवेशन करता है। यानी कि ये कल्सेट्रोल नामी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, जो कि आगे जाकर फिर कैल्शियम को एक्टिवेट करती है। तो इस वजह से ये विटामिन डी की एक्टिवेशन में भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। वही ऑर्गन्स रिपीट हुए हैं कि किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। इस स्लाइड का मकसद आपको बॉडी के अंदर जो है यूरिनरी सिस्टम का बताना था कि ये बॉडी के अंदर किस तरीके से रहते हैं। ये जो आपको वेन नज़र आ रही है ये जो है हेपेटिक वेन है, जो कि लिवर से आती है, और फिर ये नीचे रीनल वेन और रीनल आर्टरी जो है उसमें चेंज हो जाती है, उसमें ब्रांच हो जाती है। रीनल वेन जो है वो हमेशा ब्लू होती है, आर्टरी जो है उसका कलर हमेशा रेड होता है। तो ये जो है ये साथ में किडनीज हैं, फिर ये यूरेटर्स आया हुआ है, फिर ये ब्लैडर है एंड देन ये यूरेथ्रा है। तो ये बॉडी में इसकी लोकेशन है।
ये जो है सिंपल डायग्राम है, इसमें जस्ट आप लोगों को मैंने जो है एक किडनी का जो इनर स्ट्रक्चर है वो दिखाने के लिए डायग्राम डाली है। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स जो है ये ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान में होते हैं। ये स्फिंक्टर्स जो है इसको आप एक बॉडीगार्ड का नाम भी दे सकते हो। ये ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं कि ये यूरिन जो ब्लैडर में ये ब्लड किडनीज में जब है यूरिन बन जाता है, वो इन यूरेटर्स के थ्रू जब वो नीचे आता है ब्लैडर में, तो ये ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल ये इस यूरिन को अलाउ करते हैं कि आपने मतलब बाहर निकलना है या नहीं निकलना। तो ये बेसिकली एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। अब बात करते हैं किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो इसके जो है शेप जो होती है वो बीन शेप्ड होती है, और इनकी जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी के बैक पर और डोर्सल वॉल पर होती है। हमारे एक वेंट्रल बॉडी वॉल है और एक डोर्सल बॉडी वॉल है। वेंट्रल जो कि हमारे आगे का हिस्सा है और डोर्सल जो कि हमारे बॉडी का पिछला हिस्सा है। तो ये जो है ये जो किडनीज होती हैं ये एब्डोमिनल वॉल की बैक पर यानी कि ये हमारे डोर्सल वॉल के साथ होती हैं। अगर वर्टिब्रस के अकॉर्डिंग इनकी लोकेशन फाइंड करें तो ये T12 यानी थोरेसिक 12 नंबर वर्टिब्रा से लेके लंबर 3 वर्टिब्रा तक जो है ये लोकेट होती हैं। इसके अलावा राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे है। अगर आप लोग इस डायग्राम पे भी गौर करें तो ये जो है ये जो राइट किडनी है ये हमेशा लेफ्ट किडनी से जो है वो नीचे आती है। और अगर आप लोग यहाँ भी देखें तो ये भी इससे नीचे है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिवर पड़ा हुआ है, तो उस लिवर के राइट लोब ऑफ लिवर की वजह से जो है जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे चली जाती है। इसके अलावा इसके साथ यूरेटर्स अटैच होते हैं, ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं एंड नर्व अटैच होती हैं थ्रू रिनल हिलम। ये हिलम क्या चीज़ है? ये एक ऐसा स्लिट सा एक कट सा होता है। ये इस हिलम के थ्रू ही जो है जितने भी हम वेन्स आर्टरीज जितनी भी इसको ब्लड सप्लाई कर होती हैं, किडनीज को न्यूट्रिएंट सप्लाई होती हैं, वो तमाम जो है वो इस हिलम के थ्रू होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड हर एक किडनी पर जो है वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड अटैच होता है। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, जो कि मैंने अपने एंडोक्राइन लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किया है। अच्छा, हर एक किडनी जो है वो हमारे पास 11 सेंटीमीटर लेंथ में, 6 सेंटीमीटर विड में, 3 सेंटीमीटर थिकनेस में, और इसका वेट जो है वो 150 ग्राम होता है, यानी कि एक किडनी का। तो दो किडनीज मिलकर 300 ग्राम की जो है वो हो जाती हैं। ये स्लाइड जो है ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, क्योंकि इसमें बहुत से एमसीक्यूज आपके फाइनल में आ सकते हैं। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने जो भी ऑर्गन्स बनाए हैं तो उनको अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो या ख़राब हो जाएंगे या कि डैमेज हो जाएंगे या फिर वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन के उनके अपने प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। इसी तरह किडनीज की भी जो है वो 3 लेयर्स है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती हैं। एक इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। फिर इनके जो है किडनीज के अकॉर्डिंग भी फिर इनके नाम हैं। जैसे कि इनर लेयर जो है वो रीनल कैप्सूल होती है, मिडल लेयर एडिपोज कैप्सूल होती है यानी कि इसमें फैट लेयर होगा, और आउटर लेयर जो है वो रीनल फेशिया के नाम से जानी जाती है। अच्छा, अगर हम इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये जो है ये आउटर स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। इनर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो है एक उसका आउटर रीजन होता है और एक इसका इनर रीजन होता है। अच्छा, ये स्लाइड जो है इसको आप लोग जहन में रखें और मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम की तरफ लेकर चली जाती हूँ। तो उन डायग्राम में जब मैं आपको ये वाली चीज़ें सारी दिखाऊंगी देन हम इस स्लाइड की तरफ वापस आएंगे। तो ये हमारे पास जो है फुल किडनी का जो है वो इनर स्ट्रक्चर है, यानी कि आप अगर किडनी को दरमियान में से काट दें तो उनमें से जो है आपको नज़र आ जाएगा कि ये तमाम स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल होंगे। तो इसकी हम स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास जो फाइब्रस कैप्सूल है, जो रीनल कैप्सूल है, जो कि हमारे पास जो है वो इनर लेयर ऑफ किडनी है। उसके बाद एडिपोज कैप्सूल है और उसके बाद रीनल फेशिया है। ठीक है, तो ये हो गया फाइब्रस कैप्सूल। अब हम जब किडनी के अंदर देखते हैं तो हमें जो फर्स्ट रीजन नजर आता है आउटर रीजन, तो वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स का होता है। उसके बाद जो है ये जो आपको पायरामिड से नजर आ रहे हैं, यहाँ से जो है मेड्यूला का रीजन यानी कि इनर रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
ये जो है, ये जो दरख्त होते हैं तो दरख्त की शाख पे पत्ते लगे होते हैं, तो उस पत्तों के जो है एंड्स, जो मिसाल आप लोग ले ले तो ये इसके जो है इस पायरामिड्स के ये जो है वो एंड्स हैं। इस एंड को फिर हम क्या कहते हैं, रीनल पेपिला कहते हैं। इसके अलावा जो है, जब ये वेन्स एंड आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी जब किडनीज के अंदर जाती है और अपनी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो ये रीनल साइनस, साइनस कहते हैं खाली जगह को, तो ये साइनसिस के थ्रू बॉडी के किडनीज के अंदर इंटर होती हैं। तो जब इनमें फैट जमा हो जाए तो फिर ये रीनल साइनस कहलाता है। इसके अलावा जो है, ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड। एंड जब हम इस रीनल पायरामिड को और कॉर्टेक्स को जो है वो एक ही रीजन में कंसिडर करते हैं, देन हम उसको रीनल लॉब कहते हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स की जो इनवर्ड जो है वो कवरिंग हुई है, यानी कि देखिए ये जो है हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, इसकी जो है इनर जो है ये इनर की तरफ ये मुड़े हुए हैं, तो इन मुड़े हुए जो है कॉर्टेक्स को फिर हम रीनल कॉलम कहते हैं। अच्छा, पेपिला के नीचे जो फोल्डिंग है तो वो पहले माइनर कैलिक्स होती हैं, फिर ये फोल्डिंग जो है ये आगे जाके बड़ी हो जाती हैं, तो फिर हम इसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। फिर साथ में जो है ये जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स हैं, ये अपना जितना भी यूरिन होता है वो इस रीनल पेल्विस में स्टोर करती हैं, एंड देन वो रीनल पेल्विस जो है वो अपना जो यूरिन होता है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर तक भेज देता है। अच्छा, अब हम डायग्राम तो हमने सीख ली है, अब हम जो है दोबारा स्लाइड की तरफ आ गए, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कॉर्टेक्स आउटर रीजन, मेड्यूला इनर रीजन था, ठीक है। उसके बाद मेड्यूलरी पायरामिड्स, जो ट्रायंगुलर शेप्स आपने देखी वो मेड्यूलरी पायरामिड्स थे। रीनल कॉलम्स जो कि कॉर्टेक्स लाइक मटेरियल जो उसके इनवर्ट की तरफ वो जो उसकी एक्सटेंशन जो थी वो रीनल कॉलम्स थी। कैलिसिस वो कप शेप स्ट्रक्चर थे, फनल टाइप थी जिसमें यूरिन जो है वो यूरिन जो है बाकी प्रोसेस से होते हुए वो कैलिसिस में आता है, और फिर वो कैलिसिस से जो है वो रीनल पेल्विस में जो फनल शेप स्ट्रक्चर था उसमें यूरिन कलेक्ट होता है, एंड देन उसके बाद यूरेटर की तरफ भेज दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके फंक्शनल यानी कि इनके हम फंक्शनल पोर्शन की बात करें, इनके पैरेन्काइमा की बात करें, यानी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस रीजन में जो है वो हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है, एंड देन वो रीनल पेल्विस में जमा होकर यूरेटर की तरफ जाती है। तो ये जो यूरिन जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये बेसिकली कॉर्टेक्स और पायरामिड्स यानी कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला ऑफ द किडनी, ये मिलकर फंक्शनल पोर्शन बनाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी जो के हैं हमारे पास नेफ्रॉन्स। जिस तरह ब्रेन के लिए न्यूरॉन्स काम करते हैं, इसी तरह किडनीज के लिए यानी कि किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। यूरिन जो है वो किडनी में जब प्रोड्यूस होती है तो वो रीनल पेपिला में आती है। पेपिला वो जो ये वाले पॉइंट्स थे, ये यूरिन जो है इसमें बनकर तो ये इस पेपिला में आती है। पेपिला के बाद जो है ये माइनर कैलिक्स, फिर उसके बाद मेजर कैलिक्स, उसके बाद से रीनल पेल्विस में आकर उसके बाद ये यूरेटर में चली जाती है, एंड यूरेटर के बाद वो फिर ब्लैडर में चली जाती है। अच्छा, अब ये जो हमने बात की कि ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स ना, तो ये मतलब ये मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, मतलब वैसे तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली जो हमारे पास रीनल पेल्विस है उसके अंदर हैं स्मूथ मसल्स, और उनके अंदर जो है वो हैं पेसमेकर सेल्स। पेसमेकर सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल्फ जनरेटिंग एबिलिटी होती है, यानी कि वो अपना मूवमेंट, अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये पेसमेकर सेल्स जो कि स्मूथ मसल्स में है रीनल पेल्विस में और जो पेपिला है उनमें मौजूद होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है कि जो यूरिन जो है वो जब मेड्यूला से यानी कि जब वो रीनल पायरामिड से जो है जब वो कैलिसिस में आता है, तो वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है उन पेसमेकर सेल्स में कि वो कैलिसिस से जो है वो यूरिन को पेल्विस की तरफ प्रोपेल करते हैं, एंड देन पेल्विस से उसको यूरेटर की तरफ जो है वो भेज देते हैं। ये जो है ये हमारे पास स्मूथ मसल्स की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यह नर्व कंट्रोल नहीं होती। नर्व कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस तरह
बाकी के जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें नर्व कंट्रोल की कैसे होती है कि अगर नर्व इम्पल्सेस आ गए तो वो काम करेंगे, अगर वो नहीं आए तो वो काम रुक जाएगा। लेकिन जिन भी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है पेसमेकर सेल्स होते हैं तो उनके अंदर ये अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो खुद ही अपने आप को जनरेट अपनी एनर्जी और अपने जितने भी उनको प्रोपेल होने की या जितने भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने की मूवमेंट करने की एबिलिटी होती है वो इनके अंदर अपनी होती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास सर इतना तो आपको समझ आ गई होगी कि ब्लू जो है वो वेन्स को शो करते हैं, रेड जो है वो आर्टरीज को शो करते हैं। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये जो है जब किडनीज के अंदर जाती है रीनल साइनसिस के थ्रू, तो वहाँ पर ये डिफरेंट ब्रांचेस देती हैं, जिसमें लोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी है, इंटरलोबाल वेन है, आर्क्यूवेट आर्टरी, आर्क्यूवेट वेन है, इंटरलोबार आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी एंड इंटरलोब्यूलर वेन है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ये जो है इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वेन्स के ब्रांचेस के नाम आने चाहिए, वेन्स एंड आर्टरीज दोनों के ब्रांचेस के नाम जो हैं वो आपको आने चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास किडनी का आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर। अब हम किडनी के जो है अब हम बात करते हैं किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमने फंक्शनल यूनिट्स पढ़े नेफ्रॉन, ये हमें ह्यूमन नेकेड आई से जो है वो नज़र नहीं आते। हमारे पास हर एक किडनी में जो है 1 से लेके 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स यानी कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती हैं। और इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से और इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास जो हमने रीनल पिरामिड्स देखे थे उनमें स्ट्रिप लाइट अपीयरेंस उनमें थी। अच्छा, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास किडनीज के जो है मेन फंक्शनल यूनिट्स है, ये यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये जो है यूरिन को प्रोड्यूस भी करेंगे, देन उसको जो है पायरामिड से लेके कैलिसिस, देन उसके बाद पेल्विस और जो है उसके बाद वो यूरेटर में जाएगी। तो ये बेसिकली उसको बनाते भी हैं एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ये जो उसके छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये एक लार्जर डक्ट्स में जो है वो ओपन होते हैं एंड देन वो फिर माइनर कैलिसिस को अपना यूरिन दे देते हैं। नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो एक एंड है वो क्लोज होगा और एक एंड वो ओपन होगा। जो क्लोज्ड एंड होगा उसके एंड पर हमारे पास एक कप शेप्ड ग्लोम्युलर कैप्सूल होगा जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। वो बेसिकली जो है उसने अंदर एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है आर्टीरियल कैपिलरीज का, आगे डायग्राम है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। उसने आगे अंदर जो है इतना आर्टीरियल कैपिलरीज का एक उसने नेटवर्क बनाया है। उस नेटवर्क के थ्रू जो है वो यूरिन की फिल्ट्रेशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की जो है बैलेंस करेगा, रेगुलेट करेगा। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर हो रही हैं। इस कैप्सूल के साथ साथ जो है वो हमारे पास इसके कुछ ट्यूब्यूल्स भी हैं। वो ट्यूब्यूल्स 3 पार्ट्स में जो है वो डिफाइन होते हैं। एक जो बिल्कुल बोमेन्स के साथ नज़दीक है वो प्रॉक्सिमल है, जो दरमियान में आता है लूप ऑफ हैनल, एंड देन जो उसके दूर है वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो अपना जितना भी उसके अंदर फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, वो एक कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो उसको खारिज कर देता है। अच्छा, ये जस्ट मैंने रिमाइंडर के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि माइनर कैलिसिस किधर हैं, मेजर कैलिसिस किधर हैं। तो ये तो हमने जो है वो पहले सीख ली। अभी हम जो है ये वाला डायग्राम सीखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारे पास जो है बोमेन्स कैप्सूल हैं। ये जो आपको रेड एंड ब्लू नज़र आ रही हैं ये हमारे पास ये ब्लू रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है जो कि आगे इसने फिर मज़ीद ब्रांचेस दी हुई हैं। लेकिन हम बात करते हैं इस ग्लोमेरुलर ब्रोमेन्स कैप्सूल की। इससे जो है एक एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट जो है वो बोमेन्स कैप्सूल की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं और ईफ्रेंट आर्ट्रियोल जो है वो बोमेन्स कैप्सूल से ब्लड को लेकर जाती हैं एंड देन उसने फिर आगे मजीद ब्रांचेस दी हुई हैं। बात करते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल की। यूरिन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ये अपना यूरिन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो है वो भेज देता है। उसके बाद जो है वो लूप ऑफ हैनल से गुजरता हुआ जो है वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आता है।
इसके बाद जो है वो अपना सब यूरिन जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो खाली कर देता है। अगर हम किडनी के ब्लड फ्लो की बात करें तो किडनी जो है वो तकरीबन कार्डिक आउटपुट का 20% ऑफ हिस्सा यूज़ करते हैं। अच्छा, जो किडनी का जो हमने रीनल हेलम पढ़ा, उस हेलम में जो है ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनीज के अंदर होते हैं एंड देन वो फिर आर्टरीज और आर्ट्रियोल में जो है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। वही वाली बात कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के ग्लोमेरुलर कैप्सूल की तरफ अपना जो है वो ब्लड लेकर आएंगे और आगे फिर आर्टीरियल कैपिलरीज में डिवाइड होंगे। और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो बोमेंस कैप्सूल से अपना ब्लड लेकर जाएंगे एंड देन वो जो है जो कैपिलरी वॉल्स यानी कि जो कैपिलरी नेटवर्क जो है वो बनाएंगे, तो फिर हम उसको पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज या पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ये जो आर्टीरियल और जो है वीनस सप्लाई है, तो ये बेसिकली जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखता है और साथ साथ जो लोकल टिश्यूज की तरफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मेंटेन रखता है, और ये साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई किडनी को ना हो तो वो अपना कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, ये है अब बोमेंस का जो कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, उसके अंदर का स्पेस है। इसमें हमारे पास जो है जो हमने पढ़ा कि इसमें डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, कैपिलरी नेटवर्क्स इसने बनाए हुए हैं जिसको जो है पोडोसाइट्स कवर करते हैं। इसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होगी और ये साथ साथ इसमें जो है मैंने इफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल को भी मेंशन किया है कि इस डायग्राम में मेंशन है कि इफरेंट जो है वो ब्लड को अवे लेकर जाएंगे एंड एफरेंट उस बोमेंस कैप्सूल की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, ये डायग्राम हमने सीख ली। अब हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की, यानी कि बोमेंस कैप्सूल के बाद जो है ये इसके जो है सीक्वेंस है कि पहले प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद लूप ऑफ हैनल। तो लूप ऑफ हैनल जहाँ से ये यहाँ से जब आती है तो ये डिसेंडिंग होती है एंड देन जब वापस ऊपर जाती है तो ये असेंडिंग होती है एंड देन उसका नेक्स्ट होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जब यहाँ तक यूरिन और एक्सक्रीटेड वेस्ट पहुंच जाते हैं देन वो अपने आप को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो है वो खाली कर देते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने समझाई है कि इसी तरह ये ग्लोमेरुलस है और ये जो है उनकी आर्ट्रियोल है और वेन्यूल्स है सारे। उसके बाद जो है ये अपना प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आती है, देन जो है वो हमारे पास लूप ऑफ हैनल से गुजरती है जो कि उसका जो है पहले डिसेंडिंग होता है फिर एसेंडिंग, देन उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद ये सब कुछ कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो चला जाता है और आगे फिर कैलिसिस को, फिर रीनल पेल्विस को एंड देन वो यूरिन जो है वो यूरेटर तक जो है वो चला जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूरिन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड रिमेनिंग जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।